हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेबीडी सर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे, फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए ध्यान देंगे। हम लोगों ने यहाँ अकाउंट्स में एक सीरीज स्टार्ट की, इसका नाम है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स। और ये सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ी तो है पर जिनको हमेशा अकाउंट्स में डाउट रहता है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स की जो सीरीज है इसमें अराउंड 8 से 10 लेक्चर्स होंगे और हर लेक्चर की ड्यूरेशन 30 से 40 मिनट की होगी, जो हर ऑल्टरनेट डेज पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, जिसका टाइमिंग रात को लगभग 9 से 10 के बीच रहेगा। तो मैं आप सभी लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ले सकें। चलिए ध्यान देंगे। हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स का लेक्चर 1 पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, गैप क्या होता है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या होते हैं, कन्वेंशन क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे अकाउंटिंग के। लाइक मैंने आपको बताया था कि पूरे अकाउंट्स में 4 चीज होती है और उनके साथ 2 काम होंगे। ध्यान देंगे सभी लोग। जिन्होंने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे पहले लेक्चर को, पहले वीडियो को ध्यान से देखें और उसको समझे। अगर उनको कोई डाउट होता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं। अकाउंट्स में 4 चीज होती हैं और 2 काम होते हैं। 4 चीज कौन कौन सी? असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। और 2 काम होंगे, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। ध्यान देंगे सभी लोग। डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स की 2 साइड का नाम है। जैसे कॉइन की 2 साइड होती है, एक को नाम दिया हेड, दूसरे को टेल। सिमिलरली अकाउंट्स में 2 साइड होती है, एक साइड को नाम दिया आपने डेबिट और दूसरी साइड को क्रेडिट। ध्यान देंगे। अकाउंट्स में 4 चीज और 2 काम आपको याद रखना। अगर आपको कोई कभी भी कोई प्रश्न पूछता है कि अकाउंट्स में क्या होता है, तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कोई भी पूछ ले तो आपका आंसर आना चाहिए अकाउंट्स में 4 चीज और 2 काम। 4 चीज कौन कौन सी? असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। और 2 काम डेबिट और क्रेडिट। क्लियर बात है। मैंने इनका जनरल मतलब बताया था कि इनकम का मतलब पैसा आना, एक्सपेंस का मतलब पैसा जाना। जिस चीज पे राइट हो वो हमारी असेट्स और जो पे करना है वो लायबिलिटीज। इसके अलावा हमने दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जो चीज बेचने के लिए वो परचेज, बिक गया तो सेल और बच गया तो स्टॉक। तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, जो चीज बेचने के लिए वो परचेज और यूज करने के लिए तो असेट्स, और जो चीज अवेलेबल हो एक्स्ट्रा मनी की वजह से जिसपे रिटर्न मिलता हो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे उसको? इन्वेस्टमेंट। अगर किसी स्टूडेंट को इनमें डाउट है तो वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। क्लियर बात है। चलिए आज हम लोग इस लेक्चर में अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन अकाउंट्स की जो सीरीज है ये उसका लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से समझेंगे इसको। चलिए ध्यान दो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्लियर बात है। ध्यान देंगे सभी लोग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के काफी सारी लिस्ट थी, लंबी चौड़ी, लाइक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, ड्यूल एस्पेक्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग, अक्रूवल, रियलाइजेशन, कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी। ये काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसे हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आज हम लोग सबसे पहले पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, उसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ध्यान देंगे सभी लोग। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं यस सर, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं नो सर। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ध्यान देंगे सभी लोग। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है मिस नैन्सी। मिस नैन्सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया ज्वेलरी का। मिस नैन्सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया ज्वेलरी का। तो मिस नैन्सी ने स्टार्ट किया है तो इनको तो बोलेंगे बिजनेसमैन।
और बिजनेसमैन को प्यार से बोलते हैं हम लोग ओनर। और इन्होंने ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस क्या है भैया? ज्वेलरी। तो आप लोग ध्यान देंगे और मुझे बताएं कि क्या मिस नैन्सी और ज्वेलरी एक है या अलग अलग है? तो आंसर आएगा अलग अलग है। ध्यान देना सभी लोग, नैन्सी की अलग और ज्वेलरी अलग, यानी कि इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ध्यान दो सभी लोग, बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है, बिजनेस की जो एंटिटी है, वो उसके ओनर से बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल अलग होती है। मतलब बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इसका कंसेप्ट क्लियर है? बोलो यस और नो। चलिए वेरी गुड, ध्यान देना सभी लोग, बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। अकाउंटिंग इज डन फॉर द बिजनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अकाउंटिंग इज डन फॉर द बिजनेस। हम लोग पढ़ चुके हैं अकाउंट्स का मतलब टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना अकाउंट्स कहलाता है। और अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी कि अकाउंट्स किसके लिए पढ़ी जाती है? अकाउंटिंग किसके लिए की जा रही है? बिजनेस के लिए। तो अकाउंटिंग इज डन फॉर द बिजनेस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग इज डन फॉर द, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए, तो मैं टिक करना अकाउंटिंग इज डन फॉर द बिजनेस। और पूछा था अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, तो हमें टिक करना है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वापस से समझते हैं एक बार। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस का एग्जिस्टेंस अलग होता है, बिजनेसमैन का एग्जिस्टेंस अलग होता है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होता है। बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। ध्यान देंगे सभी लोग, अकाउंटिंग इज डन फॉर द बिजनेस। अब इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक सेकंड कुछ टाइम के लिए आपको इस टॉपिक से अलग लेके जा रहा हूं। ध्यान देना, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें नीड होती है फंड्स की। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें नीड होती है फंड्स की। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर कैपिटल की नीड होती है, आप क्या बता रहे हो? तो थोड़ा सब्र करो, अभी होले होले आंसर मिलेगा। ध्यान देना सभी लोग, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नीड होती है फंड्स की। अब सपोज करो फंड्स ओनर ने खुद ने लगा दिए बिजनेस में, मतलब ओनर के पास इतना फंड पड़ा था कि ओनर ने खुद ने लगा दिया, तो उससे बोल देंगे ओनर्स फंड। क्या बोलेंगे उसको? ओनर्स फंड। और ओनर जो भी फंड लगाता है बिजनेस में, प्यार से उसे एक वर्ड बोलते हैं कैपिटल। प्यार से क्या बोलेंगे? कैपिटल। ध्यान देना, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंड्स की नीड है। फंड्स ओनर ने लगाए तो ओनर्स फंड, और ओनर जो भी लगाता है प्यार से बोलते हैं कैपिटल। हमें कोई मतलब नहीं है ओनर क्या लेके आया और कहां से लेके आया। क्लियर बात है? ध्यान देंगे, फंड्स दो टाइप के होंगे। पहला ओनर्स फंड, ध्यान से समझेंगे सभी लोग जो मैं बोलने वाला हूं। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें नीड होती है फंड्स की। फंड्स ओनर लेके आए तो बोलेंगे ओनर्स फंड, और ओनर जो भी लेके आ रहा है प्यार से बोलते हैं कैपिटल। डजंट मैटर क्या लाया और डजंट मैटर कहां से लाया। ओनर क्या लाया, कहां से लाया, हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं है। हम तो इतनी सी बात जानते हैं, ओनर लेके आया तो ओनर्स फंड और प्यार से बोलेंगे कैपिटल। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो। चलिए वेरी गुड, ध्यान देंगे सभी लोग। फंड्स दो टाइप के, ओनर लाया तो ओनर्स फंड, पर ओनर के पास पैसा नहीं था, बाहर वालों ने लगा दिया, तो उसे बोलते हैं बोरोड फंड। क्या बोलेंगे उसको? बोरोड फंड। ध्यान देंगे मेरी बात, ओनर के पास पैसा पड़ा था, ओनर ने लगा दिया ओनर्स फंड कैपिटल। ओनर के पास नहीं था, बाहर वालों ने लगा दिया बोरोड फंड। कंसेप्ट क्लियर है? यस और नो। और बोरोड फंड को प्यार से एक वर्ड में बोलेंगे लोन। बोरोड फंड को प्यार से क्या बोलेंगे? लोन। ध्यान देंगे सभी लोग, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नीड होती है फंड्स की। फंड्स ओनर के पास पड़ा था, ओनर लेके आ गया। ओनर कहीं से भी लाया, कुछ भी लाया, बोलेंगे ओनर्स फंड, और प्यार से ओनर फंड को एक नाम देते हैं कैपिटल। ओनर के पास कुछ भी नहीं था, ठनठन गोपाल,
बाहर वालों ने फंड लगा दिया, बोरोड फंड, क्या बोलेंगे, बोरोड फंड, और बोरोड फंड को प्यार से क्या बोलेंगे, लोन। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बिजनेस के लिए किस चीज की नीड होती है स्टार्ट करने के लिए, किसकी, फंड की। ओनर लाए तो ओनर्स फंड, बाहर वालों लगाए तो बोरोड फंड। ओनर्स फंड का प्यार से नाम कैपिटल और बोरोड फंड का प्यार से नाम लोन। चलिए कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस की एंटिटी अलग है और बिजनेसमैन की एंटिटी अलग है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। एंड अकाउंटिंग इज डन फॉर द बिजनेस। अब ध्यान दो, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ओनर बिजनेस में 10 लाख रुपए लेके आती है। नैन्सी जी ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए लेके आती हैं, तो ये पैसा ओनर लेके आ रही है बिजनेस में, और ओनर जो भी लेके आएगा उसे प्यार से बोलेंगे कैपिटल। बोलो यस और नो। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या? ओनर जो भी लाया बिजनेस में क्या नाम देंगे हम उसको, कैपिटल। क्या नाम देंगे हम उसको, कैपिटल। अरे बोलो भैया यस और नो। समझना है ध्यान से, सभी को बहुत ध्यान से समझना है। तो मैं चीजें बोल रहा हूं उसको पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर समझो। अगर आप अपना यहाँ पे 100% दे दोगे तो डेफिनेटली बात आपको कभी डाउट नहीं होगा। ध्यान देना, बिजनेसमैन या ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी लेके आया उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल। यहां पे ओनर ने बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए और प्यार से इसे क्या नाम देंगे, कैपिटल। अब मेरा एक प्रश्न है, ये पैसा किसने किसको दिया? तो आंसर आएगा ओनर ने बिजनेस को दिया, यानी कि मिस नैन्सी ने ज्वेलरी को दिया। और अभी भी हमने पढ़ा कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, अलग अलग। अगर आज आप मुझे 10 लाख रुपए देते हो तो आंसर देना, क्या आप मुझसे वो पैसा दोबारा मांगोगे? बोलो यस और नो। तो आंसर आएगा यस। तो भैया आप मुझसे दोबारा वो पैसा मांगोगे तो डेफिनेटली बात है मुझे पे करना पड़ेगा, और मैं पे करूंगा तो मेरी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। हम बात कर चुके हैं जो चीज पे करनी हो हमारी क्या, लायबिलिटी। तो ध्यान दो, आज ओनर ने बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए और इस 10 लाख रुपए को हमने नाम दिया कैपिटल। तो कैपिटल बिजनेस को वापस से पे करनी है किसको, ओनर को, इसलिए कैपिटल इज अ लायबिलिटी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैपिटल इज अ, ऑप्शन देते असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, तो आंसर होगा लायबिलिटी। और पूछ ले अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, आंसर होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब वापस से एक चीज समझा रहा हूं, वापस से ध्यान से समझेंगे। ओनर बिजनेस को जो भी देगा उससे बोलेंगे कैपिटल, और बिजनेस को वापस से रीपे करना है और जो चीज पे करनी है वो लायबिलिटी। तो कैपिटल इज अ लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलिए ध्यान दे, आज आपने मुझे पैसा दिया तो मैं आपको पे करूंगा। ये भी तो हो सकता है कि मैं आपको पैसा दे दूं तो मैं आपसे अपना पैसा मांग सकता हूं, मेरा राइट है। राइट है तो मेरी क्या, असेट्स। जिस भी चीज पे हमारा राइट होता है वो हमारी क्या है, असेट्स। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ पैसा ड्रॉ कर ले। ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ पैसा ड्रॉ कर ले, सपोज करो 1 लाख रुपए। तो ओनर बिजनेस से जो भी ड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, उससे प्यार से एक नाम दिया गया ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं उसको, ड्राइंग्स। ये अकाउंट्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी है कि कैपिटल क्या होती है, ओनर जो भी लाया। ड्राइंग्स क्या होती है, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी ड्रॉ करता है उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। ध्यान देंगे, ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो भी ड्रॉ करता है उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। अब आज आप मुझे वापस आंसर दें, आज बिजनेस का पैसा किसने लिया, ओनर ने। तो क्या बिजनेस अपने पैसों को मांग सकता है, बोलो यस और नो। तो आंसर आएगा यस सर। तो बिजनेस अपने पैसों को मांग सकता है, इट मींस बिजनेस का राइट है, और जिस चीज में हमारा राइट होगा वो हमारी क्या होगी, असेट्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। वापस से समझते हैं एक बार। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस होता है। एंड अकाउंटिंग इज डन फॉर द बिजनेस, और ड्यू टू दिस प्रिंसिपल कैपिटल इज अ लायबिलिटी एंड ड्राइंग्स इज एन असेट्स। ओनर बिजनेस को जो भी देता है उसे बोलते हैं कैपिटल, और वो बिजनेस को वापस से पे करनी है इसलिए वो लायबिलिटी। ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो भी ड्रॉ करता है उसे बोलते हैं ड्राइंग्स, और बिजनेस से मांग सकता है उसका राइट है। राइट है तो क्या, असेट्स। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर पहले बिजनेसमैन ने बिजनेस को 10 लाख रुपए दिए थे, वो उसमें से तो निकाल रहा है। तो भैया वो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए वो एक अलग कॉन्सेप्ट, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया वो अलग कॉन्सेप्ट। अब या तो ऐसा हो
कि भैया 10 लाख रुपए पहले मैं आपको देने आऊं, फिर आप 1 लाख रुपए मुझे देने आओ, ये दो कॉन्सेप्ट हो गए। तो कॉन्सेप्ट तो दोनों अलग है, पर इसका ट्रीटमेंट जो है वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। भाई ओनर को 10 लाख रुपए देना है, ओनर से 1 लाख रुपए लेना है, तो हम इसका नेट सेटलमेंट करते हैं। क्या करते हैं? नेट सेटलमेंट। और कॉन्सेप्ट तो दो अलग अलग है, एक में लिया और एक में दिया, तो दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, पर उनका सेटलमेंट एक हो जाएगा। सेटलमेंट कैसे? आपसे भैया मैंने 10 लाख रुपए लिए थे तो आपको 10 लाख रुपए पे करना है, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए तो आपसे 1 लाख रुपए लेना है, तो नेट सेटलमेंट कितने हो जाएगा? 9 लाख रुपए पे। और वो सेटलमेंट कैसे होगा, कब होगा, वो बाद की बात है, वो भी हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आप समझो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अकाउंटिंग इज डन फॉर द बिजनेस और ड्यू टू दिस प्रिंसिपल कैपिटल इज अ लायबिलिटी, ड्राइंग्स इज एन असेट्स। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किसकी नीड है? फंड्स की। ओनर लाए तो ओनर्स फंड, बाहर वाले लगाए तो बोरोड फंड। क्लियर बात है? आई होप आपको ये प्रिंसिपल क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सभी लोग, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट। ध्यान देंगे, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है? बिजनेस में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसका मेजरमेंट मनी में हो, जिसका वैल्यूएशन मॉनेटरी में हो। यानी कि वो सभी ट्रांजैक्शन जिनका वैल्यूएशन, जिसका मेजरमेंट मनी में नहीं हो सकता, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। और बुक्स का मतलब यहां पे क्या हम पढ़ चुके? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ध्यान देंगे सभी लोग, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बोलता है बिजनेस में हमें सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जिसका मेजरमेंट मनी में पॉसिबल हो। इसका मतलब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा बिजनेस है भैया, मेरे बिजनेस में एम्प्लॉइज काम करते हैं, सपोज करो 50, तो एम्प्लॉइज के लिए डेली रिफ्रेशमेंट के लिए भी चाय नाश्ता पानी आता है, तो मैं पानी की बॉटल्स मंगाता हूं, बड़े बड़े कैंपर होते हैं ना 20-20 लीटर वाले, 5 कैंपर मंगाता हूं बिजनेस में डेली के। एक कैंपर सपोज करो 20 रुपए का आता, तो 5 कैंपर कितने के? वो पर डे के 100। 25 दिन ऑफिस चलता है तो महीने का खर्चा कितना? 2500 रुपए। तो जल्दी से आंसर दो, क्या जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं, भाई पानी का खर्चा हो रहा है ना, बिजनेस का ट्रांजैक्शन है और मनी मेजरमेंट हुआ 2500 रुपए, तो क्या इसको रिकॉर्ड करना चाहिए? यस सर, इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। पर सपोज करो मेरे ऑफिस के जस्ट बाहर एक गवर्नमेंट नल लगा हुआ है, गवर्नमेंट हेडपंप लगा हुआ है, मैं वहां से जाता, हेडपंप चलाता या नल खोलता और पानी भर के ले आता और ऑफिस में एम्प्लॉइज पी लेते हैं, उसके लिए मेरे पास से 1 रुपया भी नहीं जा रहा, तो क्या उसका मनी मेजरमेंट हुआ? तो आंसर इज नो, यानी कि फिर उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है सिर्फ बिजनेस में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिसका मेजरमेंट मनी में हो। लाइक बिजनेस में परचेज सेल करते हैं, मनी में मेजरमेंट होता है, उनका रिकॉर्ड करते हैं। इनकम एक्सपेंस होती है, मनी में मेजरमेंट होता है, उनको रिकॉर्ड करते हैं। ऑफिस में एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनको सैलरी देते हैं, मनी में मेजरमेंट होता है, रिकॉर्ड करते हैं। बट ऑफिस में मैनेजर की डेथ हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस तो होगा, बट कितना लॉस होगा? क्या इसको मनी में मेजर कर सकते हैं? तो आंसर इज नो, यानी कि हम इसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो ये बुक्स में रिकॉर्ड भी नहीं होगा। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ सिंपल सी बात कहता है कि बिजनेस में हमें उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए जिसका मेजरमेंट मनी में हो, यानी कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो। चलिए वेरी गुड, ध्यान देना सभी लोग, जो एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ये आगे अकाउंटिंग में बहुत काम आने वाले हैं। आप किसी भी टॉपिक को उठा लेना, बेस हमेशा काम आएगा। तो आप सभी लोगों को इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट
मिल सके। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। तो प्रिंसिपल तीसरा पढ़ रहे अपन लोग, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है पहले समझते हैं। गोइंग का एक सिंपल मतलब, गोइंग का मतलब चलते रहना। गोइंग का मतलब क्या, चलते रहना। हम लोग पैदा होते हैं, क्या सोचते हैं कि चलो 18 साल के बाद मर जाएंगे? नहीं। चलो सीए कंप्लीट कर लेते, सीएस कर लेते, सीएमए कर लेते, गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करते, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, फिर मर जाएंगे? नहीं। चलो शादी हो जाएगी, उसके बाद मरेंगे? नहीं। 100 साल के हो जाएंगे तब भी? नहीं। मतलब नोबडी वांट टू डाई। अगर आप 100 साल के आदमी से भी पूछोगे ना, भैया मरना चाहता है क्या, वो बोलेगा अरे भैया अभी तो उम्र ही क्या हुई है मेरी, अभी तो जीने के दिन शुरू हुए, तो मरने की बात कर रहा है। मतलब नोबडी वांट टू डाई। तो सिमिलरली हम क्या सोच के बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि कल बंद कर देंगे, 1 महीने बाद बंद कर देंगे, 1 साल बाद बंद कर देंगे? नहीं। हमारा ये अजम्पशन होता है कि हमेशा हमारा बिजनेस चलता रहेगा, हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, दिन दूनी रात चौगनी, वो फलता फूलता रहेगा। और किसी के आने से, किसी के जाने से बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट रिमेन कंटिन्यू टू लास्ट फॉर एवर। वापस से, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल बोलता है कि हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ऐसा अजम्पशन लेके कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, किसी के आने से, किसी के जाने से बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा टू लास्ट फॉर एवर। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस के फाउंडर कौन थे? धीरूभाई अंबानी जी। धीरूभाई अंबानी जी नहीं रहे तो क्या रिलायंस बंद हुई? नहीं। उनके बेटे चला रहे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनके बाद उनके भी बेटे, उनके बाद उनके भी बेटे, तो सिलसिला चलता रहेगा। यानी कि तय है, किसी के आने से, किसी के जाने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बिजनेस रिमेन कंटिन्यू टू लास्ट फॉर एवर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, सिर्फ गोइंग कंसर्न की वजह से ही वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं किस प्रिंसिपल की वजह से, तो आंसर आएगा हमारा गोइंग कंसर्न। अब बात आती है सर ऐसा क्यों, क्या लॉजिक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। पर कुछ स्टूडेंट इस चीज को समझो कि बैलेंस शीट क्या होती है। ध्यान देना, हम बात कर चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज आती है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ध्यान देना, परचेज सेल, जहां पे परचेज सेल होती है, परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल, उसको बोलते हैं ट्रेड। क्या बोलते हैं? ट्रेड। तो परचेज सेल से रिलेटेड आइटम जो होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। इनकम और एक्सपेंस, इनकम और एक्सपेंस के कॉम्बिनेशन से निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस। अरे भाई इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, प्रॉफिट। इनकम कम, एक्सपेंस ज्यादा है, लॉस। तो इनकम और एक्सपेंस के कॉम्बिनेशन से क्या निकलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। परचेज सेल का मतलब होता है ट्रेडिंग, तो परचेज सेल से रिलेटेड आइटम ट्रेडिंग में कैसे रिकॉर्ड होंगे, बात की बात। अभी से बेसिक चीज सिखा रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? परचेज सेल से रिलेटेड आइटम। P&L अकाउंट में क्या आता है? इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड आइटम। और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती है असेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या रिकॉर्ड होती है? असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स जिस पे राइट है, लायबिलिटीज जो पे करनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं हमारे बिजनेस में, वो किस प्रिंसिपल की वजह से प्रिपेयर करते हैं? तो आंसर इज गोइंग कंसर्न। अब क्यों, मैं उसको लॉजिक बता रहा हूं। बैलेंस शीट जनरली प्रिपेयर होती है ईयर एंड पे। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2021 को मैंने बैलेंस शीट बनाई, और बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनती है? तो टी शेप में बनती है जनरली। दिल पे नहीं लेना है, जनरली किस फॉर्मेट में बनती है? टी शेप में। इस साइड एसेट्स रिकॉर्ड होती है, इधर लायबिलिटीज रिकॉर्ड होती है। तो असेट्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं पे फिक्स असेट्स, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड। इधर लायबिलिटीज में रिकॉर्ड हो गई, सपोज करो क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग,
बैंक लोन, और भी बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड हो सकती है। ये मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बैलेंस शीट ईयर एंड पे बनती है, उसमें यहाँ पे असेट्स, यहाँ पे लायबिलिटीज आती हैं। अब समझो ध्यान से, स्टॉक जो बच गया ईयर एंड पे, हमारे पास स्टॉक बच गया, माल बच गया, और हमने उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया। पर सपोज करो नेक्स्ट ईयर बिजनेस ही कंटिन्यू नहीं रहेगा, तो स्टॉक को हमें रिकॉर्ड करना है या सेल करना है? अरे भाई आप बिजनेस ही बंद करो नेक्स्ट ईयर, तो बताओ स्टॉक को अपने पास रखोगे या सेल कर दोगे? फिर तो सर सेल करना पड़ेगा ना, जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो स्टॉक का क्या चार्ट डालेंगे? स्टॉक को सेल कर दो। और हमने स्टॉक को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर बिजनेस विल बी कंटिन्यू, और हम स्टॉक को नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे। बोलो यस और नो? तो नेक्स्ट ईयर बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, इसका मतलब गोइंग कंसर्न। डेटर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जिनको मैंने उधार माल बेचा, ऐसे लोग जिनको मैंने उधार माल बेचा। भाई सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि भैया मुझे 5 लाख रुपए उधार दे दो, और आप मुझे जानते हो तो आप लोग मुझे 5 लाख रुपए उधार दे दोगे? मैंने कहा 1 महीने बाद रिटर्न कर दूंगा, तो आप मुझे दे देते हो क्योंकि आपको विश्वास है जेबीडी सर 1 महीने तक जीवित रहेंगे, भैया मैं जिंदा रहूंगा 1 महीने तक, तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। पर आपको पता हो कि 2 दिन बाद भैया मेरा सुपड़ा साफ होने वाला है, तो ईमानदारी से कहो क्या आप मुझे 5 लाख रुपए दोगे? तो आंसर इज नहीं, आंसर इज नो, मतलब नहीं दोगे। यानी कि आपको पता था कि मैं जिंदा रहूंगा, गोइंग कंसर्न है, इसलिए आपने दे दिया। तो भैया डेटर्स जिनको मैंने उधार माल बेचा इस साल, उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करेंगे, तो इसका मतलब हमारा जम्पशन था नेक्स्ट ईयर बिजनेस विल बी कंटिन्यू, गोइंग कंसर्न। प्रीपेड एक्सपेंस, मैंने एक्सपेंसेस का एडवांस पेमेंट कर दिया, मेरे एम्प्लॉइज को 10 महीने की सैलरी एडवांस दे दी। मेरे बिजनेस का रेंट था 1 साल का एडवांस दे दिया। क्यों? मेरा जम्पशन था कि मेरा बिजनेस विल बी कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि गोइंग कंसर्न। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस थे जिनका पेमेंट करना बाकी था, मैंने कहा लोगों से अगले साल पे कर दूंगा। लोग मान भी गए, क्यों? क्योंकि उनको पता था नेक्स्ट ईयर बिजनेस विल बी कंटिन्यू। तो कौन सा प्रिंसिपल? गोइंग कंसर्न। तो ध्यान देना, हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते तो हमारा जम्पशन होता है कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। एक्सेप्शनल आर ऑलवेज देयर। बिजनेस में कंटिन्यू लॉसेज हो रहे हैं तो एक अलग बात है, हमें बंद करना पड़े, या कुछ ऐसी हैपनिंग हो जाए तो हमें बंद करना पड़े। अदरवाइज जनरल एजम्पशन क्या होता है कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। देंगे सभी लोग। आज के बाद अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हम बैलेंस शीट किस प्रिंसिपल की वजह से बनाते हैं, तो एक सिंपल सा आंसर लिख के आ जाना, गोइंग कंसर्न। दूसरी बात, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हमने क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, प्रीपेड बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए ड्यू टू विच प्रिंसिपल, तो गोइंग कंसर्न। हम लोग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग, बैंक लोन, क्रेडिटर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, विच प्रिंसिपल? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल बोलता है कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं जम्पशन लेके कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, दिन दूनी रात चौगनी वो फलता फूलता रहेगा, किसी के आने से किसी के जाने से बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस रिमेन कंटिन्यू टू लास्ट फॉर एवर। और ड्यू टू दिस प्रिंसिपल वी रिकॉर्ड outstanding expense, prepaid expenses in balance sheet. We prepare balance sheet due to this principle. I hope आपको प्रिंसिपल क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं और चौथा प्रिंसिपल पढ़ते हैं अपन लोग, ड्यूल ऑस्पेक्ट। फोर्थ प्रिंसिपल, ड्यूल ऑस्पेक्ट। ड्यूल ऑस्पेक्ट का एक और नाम होता है डबल एंट्री सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देंगे, बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाते हैं ट्रांजैक्शंस। क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शन। और किसी भी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए कम से कम कितनी पार्टी चाहिए? 2। एक बेचने वाली, एक खरीदने वाली, एक बायर, एक सेलर। जब पार्टीज 2 हैं तो अकाउंट भी कितने? 2 इफेक्ट होंगे, 2। यानी कि एक पार्टी का अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरी पार्टी का अकाउंट क्रेडिट होगा। इसे बोलते हैं ड्यूल ऑस्पेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक पार्टी का अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरी पार्टी का अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूरी अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल है। यानी कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है
कि अकाउंटिंग का कोर प्रिंसिपल कौन सा है। कोर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, कोर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पूरी अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा है, कोर प्रिंसिपल कौन सा है, तो आंसर आएगा ड्यूल एस्पेक्ट, जिसका एक नाम डबल एंट्री सिस्टम। एग्जाम में पूछा है कि अकाउंटिंग कौन से सिस्टम पे की जाती है, तो आंसर आएगा डबल एंट्री सिस्टम यानी कि ड्यूल एस्पेक्ट। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने 4 प्रिंसिपल पढ़ लिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न और ड्यूल एस्पेक्ट। क्लियर बात है? अब ध्यान देंगे सभी लोग। अब हम पढ़ने वाले हैं 3 प्रिंसिपल, 5, 6 और 7। 5 का नाम है अकाउंटिंग पीरियड, 6 का नाम है मैचिंग और 7 का नाम है अक्रूवल। ध्यान देंगे सभी लोग। अब अपन जो 3 प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं उनका नाम है अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग प्रिंसिपल और अक्रूवल। जिस तरीके से शैडो हमेशा हमारे साथ चलती है, परछाई हमारे साथ चलती है ना, हम परछाई को चाह के भी हमसे अलग नहीं कर सकते, उसी तरीके से तीनों प्रिंसिपल भी एक साथ एप्लीकेबल होते हैं। ये तीनों प्रिंसिपल हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, मतलब जहां ये एप्लीकेबल होगा वहां ये भी और ये भी एप्लीकेबल होगा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मैचिंग और अक्रूवल प्रिंसिपल तीनों एक साथ चलते हैं। अब इन तीनों प्रिंसिपल को हमें डिटेल में पढ़ना है। इज इट क्लियर? चलिए ध्यान देंगे सभी लोग। अब इन तीनों प्रिंसिपल को अपन पढ़ेंगे। अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग कॉन्सेप्ट और अक्रूवल, अब हमें ये डिटेल में पढ़ने हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान देंगे सभी लोग। हम लोग 3 प्रिंसिपल को एक साथ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग कॉन्सेप्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट। चलिए ध्यान दें। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न और ड्यूल एस्पेक्ट। आई होप आपको उनमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट 3 टॉपिक जो मैंने आपको बताए, अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग कॉन्सेप्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये तीनों प्रिंसिपल एक साथ एप्लीकेबल होते हैं। चलिए पहले इनको क्या है डिटेल में समझेंगे। क्लियर बात? ध्यान देंगे सभी लोग। अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग कॉन्सेप्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट को पहले अपन एक बार शॉर्ट में समझेंगे, ओवरव्यू लेंगे, फिर अपन इसको और डिटेल में जाएंगे। क्लियर? ध्यान देना। अकाउंटिंग पीरियड बोलता है कि बिजनेस की लाइफ तो इंडेफिनेट है, तो हमें एक इनडेफिनेट पीरियड तक के लिए तो वेट नहीं कर सकते कि भाई हम इनडेफिनेट पीरियड तक वेट करें और उस पीरियड के बाद हम ये रिजल्ट देखें हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हम लोग इतना लंबा तो वेट कर नहीं सकते। जिस तरीके से पढ़ाई भी एक इंडेफिनेट पीरियड के लिए होती है, भाई पढ़ाई की कोई उम्र थोड़ा होती है, किसी भी उम्र में पढ़ाई करो, पर उसका हमें रिजल्ट चाहिए होता है। हम लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि हर साल बाद हमें रिजल्ट चाहिए, पास या फेल। सिमिलरली बिजनेस की जो लाइफ है वो क्या है भैया, इंडेफिनेट है, पर हम बिजनेस का रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए, रिजल्ट को डिटरमाइन करने के लिए हमने अकाउंटिंग जो पीरियड है उसे एक टाइम पीरियड का बनाया और उस टाइम पीरियड को बोला गया अकाउंटिंग पीरियड। ध्यान देना, बिजनेस की लाइफ इंडेफिनेट होती है, पर अकाउंटिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस का रिजल्ट जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बिजनेस की लाइफ को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिवाइड कर दिया और उस टाइम पीरियड के लिए हम लोग अकाउंटिंग करने लग गए और उस पीरियड को बोला गया अकाउंटिंग पीरियड। तो ध्यान देना, एक सिंपल वर्ड में जिस टाइम पीरियड के लिए बिजनेस की अकाउंटिंग की जा रही है उसे बोलता है अकाउंटिंग पीरियड। और जनरली ये 12 महीने का होता है। कितने महीने का होता है? 12 महीने का। जनरली वर्ड बोल रहा हूं, इसका मतलब कई बार आप देखोगे कि अकाउंटिंग जो है कई बिजनेस में 12 महीने से कम के लिए की जाएगी और कई बिजनेस में 12 महीने से ज्यादा के लिए भी की जाएगी। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी हमारा मेन फोकस है सिर्फ 12 महीने। ध्यान देना, जिस टाइम पीरियड के लिए, जिस पर्टिकुलर पीरियड के लिए अकाउंटिंग की जाती है उस पीरियड को बोला जाता है अकाउंटिंग पीरियड। और जनरली कितने महीने का? 12 महीने का। चलो ध्यान देना, ये हो गया हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अब बात करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिन 12 महीने की अकाउंटिंग कर रहे हैं उसी 12 महीने की इनकम को उसी 12 महीने के एक्सपेंस से मैच कराओ ताकि हमें उस 12 महीने का सही प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके। भाई बिजनेस क्यों कर रहे हैं हम लोग? या तो प्रॉफिट के लिए या लॉस के लिए। लॉस हम चाहते नहीं है, बट एक्सेप्शनल केस है कि वो लॉस हो जाए। हम लोग तो क्या चाहते हैं भैया?
प्रॉफिट। पर जब प्रॉफिट के लिए हम रेडी हैं तो लॉस के लिए भी भैया रेडी होना पड़ेगा। अरे भाई जब सुख हमारे तो दुख भी तो हमारे होंगे, बोलो यस और नो। तो उसी तरीके से बिजनेस में इनकम और एक्सपेंस के कॉम्बिनेशन से डिटरमाइन होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो ध्यान दो, जिन 12 महीने के काउंटिंग कर रहे हैं, क्यों काउंटिंग करेंगे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम पीरियड कितना 12 महीना। तो जिस 12 महीने की काउंटिंग कर रहे हैं उसी 12 महीने की इनकम और उसी 12 महीने के एक्सपेंस लो, और ताकि हमें उस 12 महीने का सही प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके। क्लियर? सिंपल सी बात बोल रहा हूं भैया, मुझे 2020 का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, तो डेफिनेटली बात है इनकम भी मुझे 2020 की लेनी चाहिए और एक्सपेंस भी मुझे 2020 के लेने चाहिए, तभी जाके मुझे 2020 का सही प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा। पर इनकम तो ले ली मैंने 2020 की और एक्सपेंस ले रहा हूं मैं 2019 का, तो बताओ क्या मुझे 2020 का सही प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा? तो आंसर आएगा नो, नहीं पता चलेगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ यही बोलता है कि जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अकाउंटिंग की जा रही है उसी टाइम पीरियड की इनकम को उसी टाइम पीरियड के एक्सपेंस से मैच करवाओ, ताकि हमें उस पीरियड का सही प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके। क्लियर सभी को? बोलो यस और नो। चलिए वेरी गुड, ध्यान देंगे सभी लोग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वैसे डाउट नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूं, डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। ध्यान देना, अकाउंटिंग पीरियड बोलता है 12 महीने की अकाउंटिंग करो। मैचिंग बोलता है जिस 12 महीने की अकाउंटिंग कर रहे हो उसकी इनकम और एक्सपेंस को मैच करवाओ, ताकि हमें उस 12 महीने का सही प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके। अब अक्रूवल क्या बोलता है? ध्यान देना, जिस 12 महीने के इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है ड्यू बेसिस पर और अक्रूवल बेसिस पर, बस। अब मुद्दे की बात आती है, स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सर ड्यू बेसिस और ये अक्रूवल बेसिस क्या होता है। तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले आप चीजों को सिर्फ माइंड में सेट करो। अकाउंटिंग पीरियड क्या बोलता है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अकाउंटिंग होगी और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड कितने महीने का? 12 महीने का। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है जिस 12 महीने का काउंटिंग कर रहे हैं उसी 12 महीने की इनकम को उसी 12 महीने के एक्सपेंस से मैच करवाओ, तभी हमें उस 12 महीने का सही प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। अक्रूवल क्या बोलता है कि जिस 12 महीने के इनकम और एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं या मैच करवा रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना है ड्यू बेसिस पर और अक्रूवल बेसिस पर। अब ये ड्यू बेसिस और अक्रूवल बेसिस क्या होती है इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा। उस टॉपिक का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उस टॉपिक का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ड्यू बेसिस और अक्रूवल बेसिस को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही माइनर सा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। क्लियर बात है? ध्यान देना, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग के कितने बेसिस हो सकते हैं। तो ध्यान देना, अकाउंटिंग के 3 बेसिस हुआ करते थे वंस अपॉन ए टाइम। एक समय की बात है, कितने बेसिस हुआ करते थे? 3। पहला कैश बेसिस, दूसरा क्रेडिट बेसिस और तीसरा हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड बेसिस, क्लियर बात? ध्यान देना सभी लोग, किसी समय पे अकाउंटिंग के 3 बेसिस हुआ करते थे, कैश बेसिस, क्रेडिट बेसिस, हाइब्रिड बेसिस। ऐसे बिजनेस जहां पर 100% ट्रांजैक्शन कैश में होते हो, सारी परचेस कैश में और सारी सेल भी कैश में। यानी कि कई शॉप पे आप लोग गए होंगे तो वहां पे लिखा होगा कृपया उधार मांग के शर्मिंदा ना करें, या लिखा होगा उधार से माफी। इसका मतलब अपने बिजनेस में 100% ट्रांजैक्शन किसमें परफॉर्म करते हैं? कैश में। तो ऐसे बिजनेस जो सारे ट्रांजैक्शन कैश पे मेंटेन करते हैं उनके बिजनेस का बेसिस क्या होता है? कैश बेसिस। यानी कि उनके अकाउंटिंग का जो बेसिस है वो कौन सा बेसिस है? कैश बेसिस। पर कई बिजनेस ऐसे भी हुआ करते थे जो साल भर या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सारे ट्रांजैक्शन क्रेडिट में परफॉर्म करते थे और फिर एक पर्टिकुलर डेट पे या एट द एंड ऑफ द ईयर वो सेटलमेंट करते थे, उसे बोलते थे क्रेडिट बेसिस। क्या बोला करते थे? क्रेडिट बेसिस। कैश बेसिस में तो 100% ट्रांजैक्शन कैश में, क्रेडिट बेसिस में सारे ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होते थे, बट एक पर्टिकुलर डेट पे या एक पर्टिकुलर इवेंट पे वो उन ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट करते थे और फाइनली लेना देना डिसाइड होता था। हाइब्रिड बेसिस जो था कैश और क्रेडिट का कॉम्बिनेशन था, जहां पे कैश भी चलते थे और क्रेडिट भी चलते थे। बट समय के साथ हाइब्रिड तो हो गया भैया खत्म, हाइब्रिड का हो गया सुपड़ा साफ, और क्रेडिट का नाम बदल के हो गया अक्रूवल, और इसी का एक नाम हो गया मर्केंटाइल सिस्टम। क्या नाम हो गया इसका? मर्केंटाइल सिस्टम।
यानी कि जो बिजनेस कैश में ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं वो अकाउंटिंग किस बेसिस पे करेंगे, कैश बेसिस पे। और जहां पर कैश और क्रेडिट दोनों चल रहा है उन्हें बोलेंगे अक्रूवल बेसिस या फिर मर्केंटाइल बेसिस। क्लियर बात है। तो आज के टाइम में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है भैया अकाउंटिंग कितने बेसिस है, तो आंसर आएगा 2, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। क्लियर बात है, ध्यान देंगे। अब ये कैश बेसिस तो आपको क्लियर है, पर ये अक्रूवल बेसिस क्या होता है इसको अपन समझेंगे। तो एक एग्जांपल लेता हूं, क्लियर बात, ध्यान देंगे सभी लोग। एक पर्सन है जिनका नाम है मिस नैन्सी। अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ के आए, नैन्सी जी का ज्वेलरी का बिजनेस है। क्लियर बात, काफी बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस है। तो मिस नैन्सी के बिजनेस में एक एम्प्लॉय काम करते हैं मिस्टर लल्लू। मिस्टर लल्लू उनके बिजनेस में एक एम्प्लॉय है जिनको सैलरी मिलती है 1000 रुपए पर मंथ। ध्यान देना, लल्लू जो है नैन्सी जी के बिजनेस में एक एम्प्लॉय है जिनको 1000 रुपए सैलरी मिलती है पर महीना, पर मंथ। क्लियर बात है। चलो, नैन्सी जी ने इनको 9 महीने की सैलरी पे करी। तो मैं पूछूं कितना पेमेंट हुआ, तो आप लोग मेरे हिसाब से आंसर देने वाले हो 1000 इंटू 9 यानी कि 9000 रुपए। चलो जल्दी से बताओ, काम कितने टाइम किया, पूरे साल भर। और साल में आजकल कितने महीने होते हैं, 12 महीने। आजकल इसलिए बोल रहा हूं, पहले का मुझे पता नहीं, कम ज्यादा हो, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। आज कितने महीने होते हैं, 12 महीना। क्लियर बात, ध्यान देना। लल्लू ने पूरे साल भर काम किया 12 महीना, पर पेमेंट हुआ 9 महीने का। कितने महीने का पेमेंट बाकी है, 9 महीना। तो ऐसा पेमेंट जो बाकी है यानी कि हमने पे नहीं किया बल्कि वो पेबल है, और उसी को अकाउंट्स की एक लैंग्वेज में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं उसको, आउटस्टैंडिंग। मतलब ऐसे एक्सपेंस जिनका पेमेंट बाकी है, जो पे करने बाकी है, बोलता आउटस्टैंडिंग। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने का बाकी है, 3 महीने का। तो कितना बाकी हुआ, 3000। चलो, साल भर काम किया तो मुझे बताओ सैलरी कितनी बनती है साल भर की। सैलरी बननी चाहिए भैया उसकी कितनी, 1000 इंटू 12 यानी कि 12000। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग का बेसिस होता है कैश बेसिस, तो सिर्फ मुझे देखना है कैश कितना आया, कैश कितना गया। तो बताओ हमने कैश कितना पेमेंट किया, 9000, 3000, 12000। कौन सा आएगा, 9000। तो कैश बेसिस में सैलरी कितना रिकॉर्ड होता, 9000। पर सिर्फ क्रेडिट बेसिस होता तो कितना रिकॉर्ड होता, 3000। पर आज हमारा सिस्टम है अक्रूवल बेसिस। क्या है, अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस का मतलब चाहे पेमेंट किया हो चाहे पेमेंट नहीं किया हो, हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम और एक्सपेंस। क्या रिकॉर्ड करेंगे, इनकम और एक्सपेंस। और इनकम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं फॉर द ईयर। कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फॉर द ईयर। मतलब हमें पूरे साल का देखना है, क्योंकि अकाउंटिंग जो करते हैं वो कितने महीने के लिए करते हैं, 12 महीने के लिए। तो हमको 12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि भैया 12 महीने का कितना तनख्वाह बनता है। क्लियर बात है। पर सपोज कोई एम्प्लॉय से 6 महीने काम कर रहा है तो हम 6 महीने की कैलकुलेशन करेंगे। पर जनरली कुछ ना बोला है तो हम मानेंगे कि जितने भी इनकम जितने भी एक्सपेंस है वो कितने टाइम के लिए परफॉर्म किए गए होंगे, 12 महीने के लिए। तो हमें 12 महीने के बेसिस पे उसको रिकॉर्ड करना है। तो 12 महीने के अकॉर्डिंग कितना होता है, 1000 की सैलरी थी, 12 महीने के अकॉर्डिंग 12000 रुपए बनते हैं। अब 12000 रुपए में चाहे आपने उसका पेमेंट किया हो चाहे उसका पेमेंट नहीं किया हो, हमें तो उसको रिकॉर्ड करना है ड्यू बेसिस पे। ड्यू बेसिस का मतलब भैया आदमी ने काम कर लिया तो हमें उसको सैलरी देनी है, और वो लायबल हो गई है भैया, हमें उसको पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही काम परफॉर्म हो जाए, जैसे ही इनकम और एक्सपेंस ड्यू हो जाए, हमें उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, इररिस्पेक्टिव एक्सपेंस का पेमेंट किया हो चाहे पेमेंट ना किया हो, इनकम हमको मिली हो चाहे वो ना मिली हो। अगर आपने इनकम अर्न कर ली तो रिकॉर्ड कर लो। क्लियर बात है। एक्सपेंस ड्यू हो गए उसको रिकॉर्ड कर लो, चाहे हमने पेमेंट किया चाहे पेमेंट नहीं किया। तो आंसर दो, कैश बेसिस में रिकॉर्ड होगा 9000, अक्रूवल बेसिस में चाहे पेमेंट हुआ हो चाहे पेमेंट नहीं हुआ हो, फॉर द ईयर रिकॉर्ड होगा। फॉर द ईयर मतलब पूरे साल का। तो पूरे साल का कितना, 12000। और इसी 12000 को रिकॉर्ड करने को कहेंगे ड्यू बेसिस। क्या कहेंगे भैया, ड्यू बेसिस। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी और डिटेल में समझेंगे। क्लियर बात। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ध्यान देना सभी लोग। वापस से एक बार, अकाउंटिंग पीरियड बोलता है 12 महीने की इनकम, सॉरी अकाउंटिंग करो 12 महीने की। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिस 12 महीने की अकाउंटिंग कर रहे हो उसी 12 महीने की इनकम और 12 महीने के एक्सपेंस लो, ताकि 12 महीने का सही प्रॉफिट एंड लॉस पता चल सके। और
अक्रूवल बेसिस बोलता है कि जिस 12 महीने की इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है उसे रिकॉर्ड करना है ड्यू बेसिस पर, अक्रूवल बेसिस पर। और ड्यू बेसिस और अक्रूवल बेसिस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ड्यू बेसिस अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि हमें इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करने फॉर द ईयर, यानी कि हमें अकाउंटिंग करनी चाहिए 12 महीने की, तो 12 महीने की इनकम और 12 महीने की मैं एक्सपेंस लूंगा, चाहे इनकम मिली हो या नहीं मिली हो, चाहे एक्सपेंस का पेमेंट हुआ हो चाहे पेमेंट नहीं हो। पर यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई दे रखा है कि भैया ये ट्रांजैक्शन 6 महीने के हुआ, ये ट्रांजैक्शन 7 महीने के हुआ, ये ट्रांजैक्शन 9 महीने के हुआ, तो वहां पे 12 महीने कंसीडर मत करना, वहां पे वो पर्टिकुलर मंथ कंसीडर किए जाएंगे। पर कुछ नहीं दे रखा तब जाके हमें कितने महीने के लिए कंसीडर करना है, 12 महीने के लिए। इज इट क्लियर, बोलो यस और नो। चलिए वेरी गुड, यहां पे बात क्लियर है, ध्यान रहेगा। ये एग्जांपल, ये कैश बेसिस, क्रेडिट बेसिस, पर क्रेडिट बेसिस चलता नहीं है, तो कैश और क्रेडिट को मिला के जो आ गया उसे क्या बोलेंगे, अक्रूवल बेसिस। क्लियर बात, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखो मेरी बात, अकाउंटिंग करने के लिए बिजनेस की लाइफ को एक टाइम पीरियड में स्प्लिट किया गया, टाइम पीरियड में बांटा गया, और जिस टाइम पीरियड के लिए हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं उस टाइम पीरियड को बोला गया अकाउंटिंग पीरियड। तो जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने बिजनेस की अकाउंटिंग की है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बोलेंगे अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग पीरियड जनरली कितने महीने का, 12 महीने का। और अकाउंटिंग पीरियड को पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट में बांटा, पहला कैलेंडर ईयर और दूसरा फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से और एंड होता है दिसंबर में। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में और एंड होता है मार्च में। क्लियर बात, तो ध्यान देना, अकाउंटिंग पीरियड कितने टाइप का, तो दो टाइप का, कैलेंडर और फाइनेंशियल। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर, फाइनेंशियल अप्रैल टू मार्च। जनरली ये अकाउंटिंग पीरियड चलता है, बट इसके अलावा भी बिजनेस में कई बार किसी और टाइम पीरियड के लिए अकाउंटिंग कर सकते हैं, तो उसे दिल पे मत लेना, बुरा मत मानना कि भैया दूसरा टाइम पीरियड क्यों ले लिया। जनरली ये होते हैं, बाकी आप चाहो तो अक्टूबर टू सितंबर, जुलाई टू जून कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट जनरली 99% बिजनेस के अंदर दो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो किए जाते हैं, तो कैलेंडर ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर, बोथ आर अकाउंटिंग पीरियड, बोथ आर अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का, जनरली 12 महीने का। कितने टाइप का, दो, कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर, फाइनेंशियल अप्रैल टू मार्च। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज आती है, हम पढ़ चुके हैं, ट्रेडिंग, पी&एल और बैलेंस शीट। तो जब हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो उसके साथ एक हेडिंग डाली जाती है, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, और डेट डाली जाती है सपोज करो 31 मार्च 2021। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ एक हेडिंग डालते हैं। कुछ स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, वो बात की बात, क्लियर बात है। अभी यह सिर्फ आपको ये फोकस करना है कि जेबीटी से बता रहे हैं कि जब हम ट्रेडिंग और पी&एल अकाउंट बनाते हैं तो उसके साथ एक हेडिंग डलती है, उस हेडिंग का नाम है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। और ये जो हेडिंग डालते हैं ना, ये डाला जाता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की वजह से। मतलब एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया कि ट्रेडिंग एंड पी&एल के साथ हम लोग एक हेडिंग लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। ये किस प्रिंसिपल की वजह से लिखते हैं, तो बेधड़क आंसर दिया, क्या, अकाउंटिंग पीरियड। क्या नाम देंगे, अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर बात है, तो अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए करेंगे और जनरली वो टाइम पीरियड कितने महीने का, 12 महीने का, और 12 महीने मतलब फॉर द ईयर। क्लियर बात है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी करेंगे। क्लियर बात है, तो ध्यान देना, आज के बाद एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अकाउंटिंग पीरियड जनरली कितने महीने का, कौन सा 12 महीने, कितने टाइप का, कौन सा 2, कैलेंडर और फाइनेंशियल। ट्रेडिंग पीरियड के साथ हेडिंग डालते हैं फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, कौन सा प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड। तो इस प्रिंसिपल में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 3। अब आते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट पे। मैचिंग कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, ध्यान देना। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है जिस साल की इनकम लो उसी साल के एक्सपेंस लो, ताकि हमें उस साल का सही प्रॉफिट लॉस पता चल सके। क्लियर बात है, और इसी प्रिंसिपल की वजह से वी रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब बात आती है कि सर अभी तो आपने बताया था क्लोजिंग स्टॉक तो हम गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं, तो बेटा वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ध्यान देना, क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह रिकॉर्ड होता है, एक जगह रिकॉर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक जगह रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट।
क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट नाम आएगा, सोचना ही नहीं है। जब भी बैलेंस शीट नाम आ जाए आंख बंद करके टिक कर आओ गोइंग कंसर्न। तो क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया गोइंग कंसर्न, तो क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हुआ ट्रेडिंग में, तो आंसर आएगा भैया मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्यों? ध्यान दो, मैंने बेचने के लिए गुड्स खरीदे, बेचने के लिए क्या खरीदे? गुड्स। तो उन्हें बोलेंगे परचेज, सपोज करो 100 यूनिट। क्लियर बात? ये बेचने के लिए तो परचेज, और परचेज करेंगे पैसा जाएगा तो मेरा क्या है? एक्सपेंस। इसमें से मैंने 80 यूनिट बेच दिया और जो बिक गया वो सेल। सेल करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हमारी इनकम। सिंपल सा लॉजिक है। पैसा आया तो इनकम, गया तो एक्सपेंस, राइट है तो असेट्स, पे करना है तो लायबिलिटीज। हम पढ़ चुके अकाउंट्स में चार चीज, दो काम होगी, चार चीज असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, दो काम डेबिट और क्रेडिट। पैसा आया तो इनकम, गया तो एक्सपेंस, राइट है तो असेट्स, पे करना है तो लायबिलिटीज। बोलो यस और नो। बेटा ये कंसेप्ट तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते माइंड में सेट कर लो, जहन में उतार लो। अकाउंट्स में चार चीज दो काम, चार चीज दो काम, चार चीज दो काम। पैसा आया तो इनकम, गया तो एक्सपेंस, राइट है तो असेट्स, पे करना है तो लायबिलिटीज। परचेज की 100 यूनिट परचेज करते, पैसा जाता है एक्सपेंस। सेल की 80 यूनिट, सेल करी 80 यूनिट, पैसा आएगा इनकम। अब देखो ध्यान से, अभी सर मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट में सब समझा रहा हूं, उसको अभी समझना नहीं है, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं उसको याद कर लो। क्लियर बात है? जब अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? परचेज और सेल। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? परचेज और सेल। तो सपोज करो परचेज मैंने रिकॉर्ड कर दी 100 यूनिट की, सेल्स रिकॉर्ड कर दी मैंने 80 यूनिट की। परचेज एक्सपेंस से सेल्स इनकम है, मतलब एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया मैंने 100 यूनिट का, इनकम रिकॉर्ड कर दिया 80 यूनिट का। क्या मुझे बताओ इनकम और एक्सपेंस का मैच हुआ? नहीं हुआ। सर एक्सपेंस तो 100 यूनिट का ले रहे हैं, इनकम कितनी यूनिट की ले रहे हैं? 80 यूनिट की, मतलब 20 यूनिट का भी डिफरेंस आ रहा है। मतलब इनकम और एक्सपेंस का सही मैच ही नहीं हो पा रहा, और जब सही मैच नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा? गलत आएगा। अब भैया 100 में से 80 बिक गया तो बचा कितना? 20, और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। इस वजह से मुझे क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ताकि मेरा मैचिंग प्रिंसिपल क्या हो जाए? एप्लीकेबल हो जाए। क्लियर बात? तो ध्यान देना, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। ड्यू टू विच प्रिंसिपल? तो आंसर आएगा मैचिंग प्रिंसिपल। तो ध्यान देना सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आज के बाद कोई क्वेश्चन पूछता है कि भैया बताओ अकाउंटिंग पीरियड जनरली कितने महीने का? तो आंसर दे देना 12 महीने का। कितने टाइप का? तो दो टाइप का, कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर। ट्रेडिंग पीरियड जब हेडिंग डालते हैं किस प्रिंसिपल की वजह से? अकाउंटिंग पीरियड की वजह से। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या मैच करवाते हैं? तो इनकम और एक्सपेंस। सेम पीरियड अलग अलग पीरियड, तो सेम पीरियड आंसर आएगा। और इस प्रिंसिपल की वजह से हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो आंसर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी इस प्रिंसिपल की वजह से क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो आंसर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। और पूछेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कहां रिकॉर्ड करते हैं इस प्रिंसिपल की वजह से? तो आंसर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। वापस से एक बार, जिस टाइम पीरियड के लिए अकाउंटिंग करते हैं उसे बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ये जनरली 12 महीने का होता है, और इसे दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। और इस प्रिंसिपल की वजह से हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट के साथ एक हेडिंग ऐड करते हैं, उसका नाम है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, बात की बात। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिस 12 महीने की इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सेम पीरियड क्यों नहीं चाहिए? मतलब जिस 12 महीने का काउंटिंग कर रहे हैं उसी 12 महीने की इनकम लो और उसी 12 महीने की एक्सपेंस लो, उनको मैच करवाओ, ताकि हमें उस 12 महीने का सही प्रॉफिट है पता चल सके। और इसी प्रिंसिपल की वजह से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट में। पर पूछे क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हुआ तो बेधड़क आंसर दे देना क्या? गोइंग कंसर्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अक्रूवल प्रिंसिपल। अक्रूवल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जिस 12 महीने के इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करो उन्हें कैसे रिकॉर्ड कर लो? ड्यू बेसिस पे। ड्यू बेसिस का मतलब चाहे आपने पे किया हो चाहे आपने पे नहीं किया हो, हमें रिकॉर्ड करना है अक्रूवल बेसिस पे पूरे 12 महीने का। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर बात है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान दो। जैसे अभी हमने पढ़ा सैलरी हमारा एक्सपेंस है, क्लियर बात। जैसे मैं सपोज करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, एक बार के लिए आपको मैं भी रटवा रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस की इस साइड में एक्सपेंस लिखनी है, इस साइड इनकम लिखना है, सिर्फ एक बार के लिए रट लो।
कैसे बनता है बात की बात। अभी मैं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस को टी शेप में बनाएंगे, इधर एक्सपेंस इधर इनकम। तो मुझे सैलरी कितना रिकॉर्ड करना था, आंसर दो। लल्लू की सैलरी कितनी रिकॉर्ड करनी, 9,000, 3,000 या 12,000? तो आंसर आएगा 12,000। क्लियर बात है। पर कुछ लोगों का इसका प्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा भी हो सकता है, वो लिखते हैं सैलरी पेड, तो पेड कितना किया हमने 9,000, और वो ऐड करते पेबल, और पेबल को एक वर्ड मैंने अभी बताया था आउटस्टैंडिंग, तो वो यहां पे ऐड कर देंगे 3,000। ध्यान देंगे सैलरी हमें फॉर द ईयर रिकॉर्ड करनी है, तो फॉर द ईयर हमारा कितना आया था 12,000। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका आपको जो मोस्ट ऑफ द बुक्स में देखने को मिलेगा, वहां लिखा होगा सैलरी पेड 9,000, उसमें वो बोलेंगे ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग 3,000, क्योंकि हमको कैश और क्रेडिट दोनों को दिखाना है, दोनों को दिखाना है, तो वो लोग प्लस कर रहे हैं। पर मैं आपको अकाउंटिंग में प्लस नहीं करवाऊंगा कभी भी। तो बोले सर प्लस नहीं करेंगे तो 12,000 कैसे आया? वो बात की बात है, जब हम अकाउंटिंग सीखेंगे तब देखेंगे 12,000 कैसे आया। पर अभी आप इस चीज को समझो कि कई बुक में प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा होगा सैलरी पेड और सैलरी पेबल या आउटस्टैंडिंग 3,000, तो 9 और 3 टोटल कितना हो गया 12,000। सिर्फ ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, अल्टीमेट आंसर जो आएगा वो 12,000 ही आएगा। अब मेरी बात ध्यान देना, सर उन्होंने एडलेस क्यों किया? कोई फर्क नहीं पड़ता, मोस्टली बुक में आपको एडलेस मिल जाएगा, पर एडलेस कैसे हुआ और अकाउंटिंग से 12,000 कैसे आया वो सब बात की बात है, उसे हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तब। अभी तक के लिए आप समझो कि अगर एग्जाम में आया क्वेश्चन में कि एक्सपेंस 12,000 है या एक्सपेंस पेड 9,000 और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 3,000, तो इनको ही प्लस करके कितना आया 12,000। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, मेरी बात ध्यान देना। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वी रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वी रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने ये आउटस्टैंडिंग जो रिकॉर्ड किया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, ड्यू टू विच प्रिंसिपल? अक्रूवल प्रिंसिपल। कि कैश बेसिस होता तो मैं कितना रिकॉर्ड करता 9,000, पर मेरा काउंटिंग का बेसिस कैश है या अक्रूवल है? तो आंसर आएगा अक्रूवल बेसिस, यानी कि चाहे पे किया हो चाहे पे नहीं किया हो, हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि वी रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आंसर दिया क्या? अक्रूवल प्रिंसिपल। और वो बोले कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हुआ, तो आंसर क्या आएगा भैया? गोइंग कंसर्न। सोचना ही नहीं है, बैलेंस शीट का नाम आ गया तो गोइंग कंसर्न, और ट्रेडिंग पिंडल का नाम आ रहा है तो या तो मैचिंग होगा या फिर P&L। मैचिंग सिर्फ किस केस में? क्लोजिंग स्टॉक। बाकी बोले कि एग्जाम में कि भैया हमने P&L अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड किया, प्रीपेड रिकॉर्ड किया, अक्रूवल रिकॉर्ड किया, अक्रूड रिकॉर्ड किया, एडवांस रिकॉर्ड किया, तो वो किस प्रिंसिपल की वजह से रिकॉर्ड किया? तो सिंपल आंसर अक्रूवल। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे जिन्होंने ऐसे वर्ड सीखे नहीं, सर आउटस्टैंडिंग क्या होता है? चलो आउटस्टैंडिंग तो मैंने बता दिया, प्रीपेड क्या होता है, अक्रूड क्या होता है, अनअर्न क्या होता है जिसका एक नाम एडवांस होता है, तो ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी सिर्फ आपको जो मैं चीजें बता रहा हूं उस चीज पे फोकस करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड किया, प्रीपेड रिकॉर्ड किया, अक्रूड रिकॉर्ड किया, अनअर्न रिकॉर्ड किया, तो किस प्रिंसिपल की वजह से रिकॉर्ड किया? तो आंसर देंगे अक्रूवल। क्या आंसर देंगे? अक्रूवल प्रिंसिपल। पर यही चारों चीजें अगर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हुई तो आंसर क्या आएगा? गोइंग कंसर्न। क्लियर बात? आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। काफी भारी कॉन्सेप्ट है ये, पर इसके बिना आगे अकाउंटिंग इजी नहीं हो पाएगी। अगर हमको आगे अकाउंटिंग इजी करना है तो इन प्रिंसिपल को यहीं पे समझना पड़ेगा, और जब अपन अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तो मैं आपको इनका रिलेवेंस दूंगा कि भैया हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा था तो ये यहाँ पे इस वजह से एप्लीकेबल हो रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला टॉपिक है उसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ें और बहुत ही ध्यान से पढ़ें। इनके आप नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो मेरे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पर ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वापस ध्यान देना, हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या नीड होती है? फंड्स की। फंड्स ओनर लाया तो ओनर्स फंड, बार बार लाया तो बोरोड फंड। ओनर्स फंड को प्यार से बोलते कैपिटल और बोरोड फंड को प्यार से बोलते लोन। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होते हैं? लायबिलिटी। ड्राइंग्स क्या होती है? असेट्स। मनी मेजरमेंट कौन सा? बिजनेस में से मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। ड्यूल एस्पेक्ट,
बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन में दो पार्टी होती है, तो अकाउंट में कितने फैक्ट होंगे? दो। एक का अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरे का अकाउंट क्रेडिट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूल एस्पेक्ट जो पूरी अकाउंटिंग का क्या है? कोर प्रिंसिपल है। कोर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। गोइंग कंसर्न, ये एग्जामिनेशन होते हैं, बिजनेस लंबे पीरियड तक चलता रहेगा, किसी के आने से किसी के जाने से बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी प्रिंसिपल की वजह से हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अकाउंटिंग, वो टाइम पीरियड कितने महीने का? 12 महीने का। अकाउंटिंग पीरियड कितने टाइप का? तो 2 टाइप का, कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर। और इसी प्रिंसिपल की वजह से क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग ऑफ पेंडर के साथ फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। मैचिंग कौन सा बोलता है? जिस 12 महीने की अकाउंटिंग कर रहे हो उसी 12 महीने की इनकम को 12 महीने के एक्सपेंस से मैच करवाओ, ताकि 12 महीने का सही प्रॉफिट लॉस पता चल सके। और इसी प्रिंसिपल की वजह से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आया कि क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड हुआ बैलेंस शीट, तो आंसर गोइंग कंसर्न। वी रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट, तो आंसर मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर बात है। उसके बाद अक्रूवल। अक्रूवल बोलता है कि जिस 12 महीने की इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं उस इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो ड्यू बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे। मतलब चाहे आपने पे कर दी हो चाहे पे नहीं कर दी हो, हमको टोटलिटी बेसिस पे रिकॉर्ड करना है फॉर द ईयर। इज इट क्लियर? और इसी प्रिंसिपल की वजह से ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग कुछ चीजों को ऐड करते हैं, कुछ चीजों को लेस करते हैं, पर मैं ऐड लेस नहीं सिखाऊंगा, पर फिर भी आपको आना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इसको ऐड कर रहे हैं इसको लेस कर रहे हैं हम ट्रेडिंग और पी&एल में, तो आंसर दिया कौन सा प्रिंसिपल? अक्रूवल प्रिंसिपल। और क्या क्या चीजें ऐड होंगी और लेस होंगी? तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड, ये 4 चीजें, इसमें से कुछ चीजें ऐड होगी कुछ चीजें लेस होगी, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर बात? अभी याद रखो कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड अगर ट्रेडिंग और पी&एल में रिकॉर्ड हो रही है तो कौन सा प्रिंसिपल? अक्रूवल प्रिंसिपल। और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो रही है तो गोइंग कंसर्न। क्लियर बात है? चलिए, आज हमने कितने प्रिंसिपल पढ़े हैं? 7। बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, ड्यूल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग और अक्रूवल। 7 प्रिंसिपल काफी हैवी थे, तो आज की क्लास में सिर्फ मैं ये 7 प्रिंसिपल डिस्कस कर रहा हूं। आपको इन 7 प्रिंसिपल को बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। मेरे जो नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं और किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आज हम सिर्फ 7 प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, बाकी के जो रिमेनिंग प्रिंसिपल है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर बात है? हमने जो सीरीज स्टार्ट की बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स, लगभग इसके 9-10 लेक्चर होंगे। क्लियर बात है? और हर अल्टरनेट डेज पे अपलोड किए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सभी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को हम लोग ये लेक्चर्स प्रोवाइड करवा सके, उनकी हेल्प कर सके और उनके अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सके। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। इस चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। क्लियर बात है? आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे सेफ।